नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने गौ मंत्रालय, गौ पालन से जुड़े हुए, पशुधन और पशुपालन से जुड़े हुए विभाग के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। डेयरी और पशुपालन विभाग के मिनिस्टर मंत्री श्री लखन पटेल जी इस वक्त मेरे साथ हैं स्वदेश न्यूज पर। हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको स्वदेश न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत। और आज मुझे जो सबसे बड़ा आकर्षण जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है वो है कि आपके विभाग ने अभूतपूर्व और बड़े सराहनीय कुछ फैसले किए हैं। करीब 1500 करोड़ रुपए आप लोग खर्च करेंगे इस पर। और मेरी व्यथा जो है वो ये है कि जो गौ माताएं हाईवे पर तेज़ रफ्तार का शिकार हो रही थी, हादसों का शिकार हो रही थी, पशुपालक उनको भूखा छोड़ देते थे, तो आप लोगों के पास अब कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि उनका अगर क्रियान्वयन होता है तो गौ माता की रक्षा भी हो सकेगी और किसानों को रोजगार भी मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आपने जो की वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 1500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा दुग्ध उत्पादन के लिए है, और वो जो हमारे पुराने डेयरी के जो हमारे जितनी यूनिट चल रही हैं दुग्ध संघ की, उनको ठीक करना, उनको व्यवस्थित करना और नए मॉडर्न उसमें ये अपने लगाना है, इनको मॉडर्न करना, उसके लिए है। जहाँ तक सवाल जो आपने दूसरा सवाल उठाया, तो निश्चित रूप से मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत भी हूँ। दुर्घटना होती है और गाय कई बार दुर्घटना में मृत्यु भी हो जाती है, और कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि दुर्घटना जो एक्सीडेंट होता है उसमें लोगों की भी जान चली जाती है, जो बहुत ही बड़ा दुखद है। चाहे वो गौ माता की मृत्यु हो या किसी परिवार की मृत्यु हो, दोनों बहुत दुखद है। लेकिन आमतौर पर जो देखने में आता है, जो हम लोग का अनुभव है, चूँकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो बरसात के दिनों में ये ज़्यादा घटनाएं होती हैं। उसका कारण है कि गौ माता हमेशा सड़क पर साफ सुथरे में बैठने की आदत होती है उसको, और सूखे में। तो बरसात के दिनों में चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या में ये सड़क पर आ जाती है, तो जिसको अगर हम निराश्रित कहें, जैसे आपने अभी कहा, तो मैं उसको ठीक करना चाहता, ठीक शब्द है उसका, ये है निराश्रित। जो निराश्रित हैं उनको लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से ये बात जनता तक जरूर पहुंचनी चाहिए। देखिए, गौ माता कहीं से आई नहीं, हमने या हमारे भाइयों ने जब तक दूध उसने दिया जब तक उसको रखा, और कई तो दूध लगा के रोज छोड़ देते हैं, और शाम को वो तो गौ तो माता तो गौ ही है, कहा ही जाता कहावत में कि ये तो गौ हो रही, सबको पालन करने वाली। तो निश्चित रूप से वो लोग क्या करते हैं कि शाम को फिर लगाए फिर छोड़ दी, कि उसको बछड़ा है, बच्चा है छोटा, तो आती है। तो लोगों को जागरूक करने की तो ये आवश्यकता है कि देखिए, आपने गाय को अगर पाला है तो उसको व्यवस्थित खूंटा की व्यवस्था करिए। आजकल खूंटे की व्यवस्था समाप्त हो गई, लोग रखते ही नहीं। अच्छा, तो ये जो है इसकी वजह से भी बहुत सारी घटनाएं हो रही, और उसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं जिनसे ये हम ठीक इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम कुछ बड़े फैसले कर रहे हैं। जो हमारी 1 साल का कार्यकाल हुआ है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे अच्छे फैसले लिए हैं, जिससे इस प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी और लोगों की तकदीर भी बदलेगी। मतलब मैं आपको खुल के ये बात कैमरे पर कहना चाहता हूँ कि आपकी आज की मीटिंग के इन फैसलों के बाद प्रदेश की जनता ये कहेगी कि मुख्यमंत्री सिर्फ फोटो में ही गाय को रोटी नहीं खिला रहे हैं, गऊओं के बारे में सोच भी रहे हैं, पशुपालकों के बारे में भी सोच रहे हैं। बिल्कुल, आपको ये धरातल पर बहुत जल्दी दिखाई देगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ आंकड़े की वजह से चर्चा करेंगे तो आपको शायद बहुत जल्दी और लोगों तक ये बात बहुत ठीक तरीके से पहुंचेगी। लगभग 8,54,000 निराश्रित जो हमारी अभी संख्या दर्ज हुई है, वो लगभग 8,54,000 है। अभी हमारे पास जो गौशालाएं हमारी चल रही हैं, चाहे वो मनरेगा की गौशालाएं हों, चाहे जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं, वो लगभग उनकी संख्या 2190 के आसपास है अभी। और उनमें गौवंश की अगर हम संख्या देखें तो जो रिकॉर्डेड हमारे पास है वो लगभग 3.5 लाख के आसपास है, और जिसको हम भुगतान कर रहे हैं। परंतु अब अगर हम उस 854 में से उसको घटा दें तो लगभग 4.5 से 5 लाख गौवंश अभी भी निराश्रित है। हो सकता है उसमें से आधा जो निराश्रित आपको दिख रहा, आधा पालकों का हो,
जैसा मैंने पहले कहा कि वो छोड़ दिया उनने। तो अगर वो जागरूक लोग हो जाएं, लोग कहना टोकना शुरू कर दें कि आपने अपनी गाय को क्यों छोड़ा, आप इसको बांधिए, तो मुझे लगता है वो 2-2.5 लाख तो अपने आप घर में चली जाएगी। सर मर रही हैं उसके बाद लोग नहीं मान रहे हैं। आप देखिए, मतलब जिस गांव की गऊ है वो उसी गांव के रोड पे मरती है। ये तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लोगों की भावनाएं और इसकी जड़ में है अर्थ, मैं आपको बता रहा हूँ, भूसे की व्यवस्था ना हो पाना, सही कर्मचारी ना मिल पाना, या पैसे का। तो मुझे लगता है अगर दूध का सही आप लोग परचेस करने लगेंगे और जो योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं, तो उससे गौपालक आकर्षित होगा कि भाई अब घर की गऊ घर में। जो आज जो हमारी कैबिनेट में भी चर्चा हुई, और कैबिनेट के बाद हमारी एक जो 20 रुपए से 40 रुपए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आज वो कैबिनेट में आने के पहले एक बार चर्चा होती है। आज उस पर भी चर्चा थी और उसमें सहमति होकर मुझे लगता है अगली कैबिनेट में वो आ जाएगा और एक आध महीने के अंदर किसानों तक वो पैसा पहुंचने लगेगा। मैं दोनों बातों को आपको अलग अलग अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि जो निराश्रित गौवंश है, जो सड़क पर ना दिखे, उसकी क्या व्यवस्था हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला किया कि हर संभाग स्तर पर नगर पालिका के माध्यम, नगर निगम के माध्यम से, जो इतने भी हमारे नगर निगम हैं, उनमें हम बड़े बड़े गौवन विहार बनाएंगे या बड़ी गौशाला बनाएंगे, जिसमें कम से कम 8,000 10,000 जानवर, मतलब पशु हों, रहना चाहिए उसके अंदर। उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आवश्यकता है, तकनीक हाई टेक जिसको हम कहें, तो भी कोई अलग बात नहीं होगी। तो उसको बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें शुरू हो गई उज्जैन, शुरू हो गई हमारी, ग्वालियर ऑलरेडी पहले से चल रही थी, हमारे इंदौर शुरू हो गई, अभी भोपाल में 17 नवंबर को पिछले भूमि पूजन किया जिसका काम शुरू हो गया। ये शायद खजूरी विधानसभा, हाँ खजूरी, इसमें अपने माननीय रामेश्वर शर्मा जी की विधानसभा में आती है। हमारी जबलपुर भी भूमि पूजन करने जा रहे थे, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन वो वहाँ पर भी काम शुरू हो गया। अब जो भी बचे हुए नगर निगम है, धीरे धीरे हम उसको शुरू कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी इसमें, सारी दर्शक जानना चाहेंगे। सारे बढ़िया अच्छे उनके शेड होंगे, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, बाकायदा गोबर गैस प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे उस गोबर गैस जो निकल रहा गोबर, उससे गोबर गैस बने और लोगों तक जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ हाईटेक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ये उनके लिए होंगी जो गौ निराश्रित हैं या पशुपालक नहीं रखना चाहते। निराश्रित है, जो निराश्रित है। जो अभी मेरे पास 2-3 लोग और आए हैं, जो कुछ फॉरेन कंपनीज भी हैं जिनने यहाँ लोगों को करके रखा है कि वो बायो CNG बनाना चाहते हैं। तो बायो CNG के लिए उनको गाय चाहिए। तो अभी उनने मुझसे अप्रोच किया है, आज मुझे प्रस्ताव भी दिया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया इस पर आगे बढ़ो, इस पर आगे बढ़ो। तो उनका जो और मेरी जो चर्चा हुई, वो चर्चा मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। हम वन्य विहार बनाने की जो हम कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और केंद्र सरकार से जो हमारी चर्चा चल रही थी वन्य विहार बनाने की, या उसको अब लोग कोई वन्य विहार कहता है, कोई वन अभ्यारण्य कहता है, गौ अभ्यारण्य कहता है, और कोई बड़ी गौशाला कहते हैं। हाँ, अपना अपना उसमें। तो अभी जो हमने लगभग वैसे तो 22 जगह आइडेंटिफाई किए थे, 22 जिलों में, 22 जगह मध्य प्रदेश में 22 जगह अलग अलग जिलों में, जिसमें से अभी हमने चूंकि प्राथमिकता के आधार पर 10 जिले लिए थे। 10 जगह हम अलग अलग, कहीं पे 400 एकड़ जमीन, कहीं 600 एकड़, कहीं 800 एकड़, कहीं 200 एकड़, ऐसी जो जमीनें लेकर के और उन पर पूरा बनाना और वहाँ पर सब व्यवस्थित उनको निराश्रित गौवंश को रखना। तो उसके लिए हम बना रहे थे। तो हाँ, तो अभी मेरे पास जो प्रस्ताव आया 4 जगह, वो हमसे मांग रहे हैं कि आप ही में 4 जगह दे दीजिए, जिस पर हम अपना पैसा लगा के शेड बनाएंगे, सब करेंगे, और जो सरकार जो 40 रुपये या 50 जो भी देगी उसको हम लेंगे, बाकी जितना भी खर्चा होगा उस पर हम करेंगे। तो निश्चित रूप से उससे हमें ये होगा, कारण मान लो अभी उन्होंने 4 जगह शुरू किया, तो 40 से 50,000 गौवंश तो वहाँ आ जाएगा। और उनका जो अगला प्लान है वो ये कि हम हर जिले में लगभग उसको खोलने का काम करेंगे, क्योंकि इट विल टेक टाइम। शेड बनाना, सब व्यवस्थित करना, फेंसिंग करना, इसमें कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने तब लगेंगे जब वो कोई प्राइवेट आदमी करेगा। सरकार करेगी तो उसको 1.5 साल भी लग जाता है, क्योंकि टेंडर वो एक प्रक्रिया, सरकार की प्रक्रिया एक अलग है। तो उसके माध्यम से हम ये करने जा रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है 10-15 दिन के अंदर। अब आज की चर्चा के बाद मैं इस बात को बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि हो सकता है आने वाले 10-15 दिन में हम 3-4 जगह इसका काम शुरू कर दें। और अगर ये जैसा हमारी चर्चा चल रही है और जो धरातल पे आ जाएगा,
तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आपको एक गाय नज़र नहीं आएगी। क्योंकि जब हमको ही 2 लाख गाय चाहिए तो हम ढूंढेंगे कि कहीं दिखेगी तो उसको निश्चित रूप से। और फिर तो आप ये भी हो सकता है कि भाई अगर आपको नहीं रखना तो स्वेच्छा से आप दे दो, स्वेच्छा दे दीजिए, नहीं और हम उसको नियम बना और देंगे। अंतोगत्वा गौ सुरक्षा तो हो ही जाएगी। हाँ, नहीं हम ऐसे कानून बनाएंगे कि अगर आपकी गाय छोड़ी दिखी हमको तो हम उस पर पेनाल्टी भी लगाएंगे। और मैंने हमारी मुख्यमंत्री जी आज एक सुझाव दिया है कि अभी हमारी पशु संगणना चल रही है जिसमें टैगिंग और हम उसकी गणती करते हैं, तो हमने कहा कलर्ड कर दो उसको, 2 कलर में कर दें, एक जो निराश्रित गौवंश है उसको और एक जो पालतू है उसका कलर अलग कर दें। तो उसमें सारे डिटेल हमको जैसे ही हमको दिखेगा कि पालतू का कलर अलग है, वो जो हमको जैसे ही बाहर दिखेगा, बाहर सड़क पे घूमता हुआ, तो हमको तुरंत मालूम चल जाएगा ये पशु पालकों का ये जानवर है। सर, ऐसे वाहनों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कई बार जैसे मुझे एक हादसा याद है यहाँ आपके हरसली टोल का, जहाँ रात के टाइम नशे में एक ट्रक चालक ने 12 गऊओं पर ट्रक चढ़ाया था, बहुत गऊओं की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे जो जीव संरक्षण अधिनियम है या आप लोग गौ संवर्धन रक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे कानून होने चाहिए कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या उनके लाइसेंस जाएं या कुछ तो भी हो। मतलब देखिए, अभी चूंकि विषय तो खैर लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने पिछली विधानसभा में एक हम नया बिल लाए थे, संशोधन किया हमने कि कोई भी ट्रक या कोई भी ऐसी घटना होती है या कोई ट्रक को अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको हम राजसाज करेंगे। वो पहले अधिकार कलेक्टर को था कि कलेक्टर उसको छोड़ देता था और कलेक्टर उसको मतलब जमानत पे दे सकता था या कोर्ट उसको वाहन को छोड़ देता था। क्योंकि जो जैसे जो ड्राइवर है उस पर केस बना तो चूंकि उसका कोर्ट केस तो जाता था वहाँ उसमें कोर्ट में, तो कोर्ट उसके साथ गाड़ी के उसके साथ साथ वाहन को भी छोड़ देता था। तो हमने अभी नया एक नियम बनाया कि अब वो वाहन छोड़ा नहीं जाएगा, उसमें अधिकार खत्म कर दिया, उसमें राजसाज करने का हमने उसमें प्रावधान कर दिया। तो इससे लोगों को भय तो होगा। देखिए, मन पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा धर्म है, सनातनियों का देश है, तो होना धर्म है कि इसकी रक्षा होनी चाहिए। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये विभाग मिला और इस विभाग में काम करने की बहुत गुंजाइश है और बहुत लोगों का आशीर्वाद है, बहुत लोगों का आशीर्वाद, सब बहुत लोगों की भावनाएं भी हैं सर, पूरे देश की भावना। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो हम इस काम को तो कर ही रहे हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि हो सकता है आने वाले 15-20 दिन, महीने भर के अंदर हम इसको बहुत गति दे दें। तो ये काम जो आपको जो बेसहारा निराश्रित पशु आपको जो सड़क पर दिख रहा है वो शायद बहुत जल्दी दिखना बंद हो जाएगा। एक विषय सर इनके सही इलाज का भी है। वेटनेरियंस जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस पर क्या कुछ सोचा गया है क्या? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने इसका पूरे प्रदेश की योजना बनाई है इसके लिए और मैंने केंद्र सरकार से पैसा भी मांगा है इसमें कि साहब हमारे हॉस्पिटल में बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं हाँ नहीं है, कहीं बिल्डिंग है तो ख़राब है, कहीं लीकेज है तो और कहीं कुछ है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं, कहीं कुछ, मतलब ये सच बात है। तो मैंने उसका पूरे प्रदेश की योजना बनाई कि हमको कुल कितना पैसा लगेगा। लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए हमें उसकी आवश्यकता है, जो हमने अपने बजट में भी प्रावधान करेंगे और हमने केंद्र सरकार, चूँकि हमारा जो केंद्र सरकार से भी हमको सहायता मिलती है, राष्ट्रीय मुद्दा है, तो उसमें हमको मदद भी मिलती है। तो हमने वहाँ पर भी इसको कहा गया है कि आप हमें जो भी 60-40, 50-50 जो भी आप पैसा देना चाहते इसमें दें, तो हम इसको ठीक करने का काम करेंगे। क्योंकि जहाँ बैठने की ठीक व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ इलाज कैसे अच्छा हो पाए। सर, जीव तो बोल भी नहीं पाता है ना, तो आपको तो उसके लिए वो सारा पहले से सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं सौभाग्यशाली आपको इसलिए मानता हूँ कि मुझे ये विभाग मिला और मुझे काम करने का अवसर दिया और मुख्यमंत्री जी का जो भरोसा और जो हम पर विश्वास है
कि इस काम को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे, तो मैं उसको पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो है ये भी एक बड़ा प्रेमी विभाग में इसको कह सकता हूँ। अभी आप चाहे गोवर्धन पूजा पे आप देख लीजिए, रविंद्र भवन में गौ पालकों और गौ माता की जो सेवा हुई, कृष्ण पाथे की वो बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, उनकी जो गौएँ हैं उनसे वो इतना प्रेम करते हैं। ये प्रचार प्रसार पूरे देश प्रदेश में भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके विभाग पर तो उनका खासा फोकस होगा। सिर्फ बात भर नहीं करते, सिर्फ काम भी कर रहे हैं। कृष्ण पथ का भी काम हो रहा, राम पथ गमन का भी काम हो रहा, उसके भी काम शुरू हो गए, टेंडर हो रहे। और जैसे आपने देखा कि जब मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब हम इस वर्ष को गौ सुरक्षा वर्ष के नाम से, गौ रक्षा वर्ष के नाम से मनाएं, तो उन्होंने तुरंत सहमति दी। और उसी के अंदर ये जो सारे कार्यक्रम आपके गोवर्धन पूजा और ये सारे जो पूजे कार्यक्रम हुए, और इससे एक बहुत अच्छा संदेश गया। बिल्कुल संदेश। एक जिले में 20-20, 40-40 जगह गोवर्धन पूजा हुई, और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ 40-40, 50-50 लोग, 100-100 लोग मिलकर के और गए, जो कभी नहीं होता था। जबकि हमारे सनातन में गोवर्धन पूजा होती आ रही है, कब से हो रही है, बहुत मतलब प्राचीन। इस सरकार ने संस्कृति को जगाने और बढ़ाने का काम तो किया है, इसको तो सब माने। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जहाँ तक प्रश्न आपने, बाकी जो दूसरा प्रश्न आपने किया था कि दुग्ध उत्पादन के लिए आपने क्या क्या प्रयास हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता, आज एक बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने के माध्यम से कैबिनेट में हुआ कि हमारी जो NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो हमको सब पूरे देश के लिए, केंद्र सरकार का बोर्ड है ये, जो पूरे देश में दुग्ध उत्पादन और दुग्ध से होने वाले सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उसको टेक्निकल आइडियाज़ और संचालन कैसे बेहतर से बेहतर हो, कैसे उसकी और अच्छी व्यवस्था हो, लोगों तक उसका कैसे फ़ायदा पहुंचे, उसके लिए वो सलाह देते हैं और काम भी करते हैं। तो आज हमारा एग्रीमेंट हुआ। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मंगलवार के दिन हम बैठे हैं, आज ही ये फैसला आया। और अभी अभी मैंने आपके यहाँ से जाते हुए देखा MP डेयरी फेडरेशन के MD को, यानी कि काम इतनी तेज़ी से शुरू है कि बहुत गति से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज़, मुझे लगता है ये 4-5 दिन में हमारा जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट होकर के और काम भी शुरू हो जाएगा। पता है इतनी गति है इसमें। हम पता है इसका मूल लक्ष्य जो है, इसको लाने का मूल लक्ष्य जो है, अभी हमारे लगभग जो मध्य प्रदेश में लगभग 53,000 पंचायतें हैं, और अभी हमारे जो दुग्ध समितियां हैं, हमारे माननीय जो सहकारिता, केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनका जो सपना है या उनका जो सोच है, हम हर पंचायत तक पैक्स को ले जाएंगे। पैक्स मीन्स पैक्स तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटीज़ हैं, मतलब उसके साथ हम मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ बना दें, जो दुग्ध का काम भी करेगी, जो दूसरे बाकी काम भी करेगी, किसानों के साथ साथ और भी जितने भी काम हो सकते हैं वो करेगी। तो उसको नीचे तक उतारने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम हर पंचायत तक ले जाएंगे। कुल मिला के किसानों से जुड़ी हुई सारी व्यवस्था उसको वहाँ हो, और उनको संगठन, और उसको ज़्यादा भटकना ना पड़े, उसके वहीं सारी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध हो, और पैक्स मजबूत हो, उसके कर्मचारियों और उससे जुड़े हुए लोग मजबूत हों। तो उसके लिए इन्होंने सोचा कि अभी हमारे पास जो हम कर रहे हैं 6,000 हमारी अभी दुग्ध समितियाँ काम कर रही हैं लगभग, और जिसका कलेक्शन हमारा लगभग 10-10.5 लाख लीटर पर डे है। हमारे जो 6 दुग्ध संघ हैं उनका सबका मिला के, ये 6 दुग्ध संघ मध्य प्रदेश के 6 दुग्ध संघ हैं, उसमें जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर मिला के हमारे, भोपाल दुग्ध संघ, ऐसे मिला के हमारे 6 दुग्ध संघ हैं। 6 दुग्ध संघ का एक फेडरेशन है पूरा, जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके चलाता है। तो इसको हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि दुग्ध उत्पादन हम दुगना करें, कलेक्शन। अभी हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में। ये भी एक सराहनीय, जो पैसे, दूसरी बात, और पर व्यक्ति जो हमारा दुग्ध 453 पूरे देश में 453 ग्राम है पर डे, वो हमारा मध्य प्रदेश 664 ग्राम के आसपास है। उसमें वैसे ही ऑलरेडी नंबर 1 पे है पूरे देश में, पर कलेक्शन में अभी हम नंबर 3 पे हैं, तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसकी क्या वजह सर, कलेक्शन में कहाँ कैसे पिछड़ते हैं? पशुधन भी हमारे पास, प्रोडक्शन तो है जैसा आप बता रहे हैं, पशुधन की संख्या जैसे उत्तर प्रदेश, अब वहाँ पे लगभग 14 करोड़ के आसपास पशुधन है, हमारे पास अभी 4 करोड़ के आसपास। तो निश्चित रूप से वहाँ, जैसे राजस्थान में बहुत गौवंश है, बहुत सारा भैंस वंश है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तो सर आबादी भी ज़्यादा है ना, फिर वो भी रह, लेकिन
आबादी से इसको नहीं आता, क्षेत्रफल भी ज्यादा है, क्षेत्रफल निश्चित रूप से संख्या भी ज्यादा है और सब कुछ है, लेकिन उसको लीटर से ही हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना कलेक्शन है। अब उसको ये कोई नहीं कह सकता, तो हम उसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है जो एनडीडीबी के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, हम इसको 10 लाख लीटर से लेकर 20 लाख लीटर तक पर ले जाएंगे। अभी हमारा पूरे देश में जो कलेक्शन है 9% है, हम इसको 9% को 20% तक ले जाना चाहते हैं कि पूरे देश में हमारा जो दूध का योगदान होगा वो 20% होगा। अभी हमारा मात्र 9% है। तीसरी बात ये आती है इसमें कि हम किसानों के लिए इससे कैसे फायदा पहुंचाएं। तो किसानों के लिए रेट सही मिले, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की और उस पर भी काम हो रहा, वो भी बहुत जल्दी किसानों को मिलना शुरू हो जाएगी। आज उस पर भी चर्चा हो गई। 5 रुपये लीटर एक्स्ट्रा बोनस देना, जो हमारे दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनको 5 रुपये लीटर का बोनस देना। तो वो भी आज हमारी जो बेसिक चर्चा हो गई सब उसकी हो सकता है एक आध कैबिनेट के बाद वो भी आ जाए, क्योंकि हम जो कह रहे हैं सिर्फ मतलब मानिए हमारे मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं सिर्फ कह नहीं रहे, उसको धरातल पर भी उतार रहे हैं और किसान के घर तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने जैसे ये कहा कि 20 लाख लीटर करेंगे और इसको बढ़ाएंगे भी और कलेक्शन सेंटर भी बढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। साथ साथ एक बात उन्होंने कही कि भाई हमको दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है तो हमको पशुधन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब पशुधन बनाना है तो उसके लिए हमको व्यवस्था करना पड़ेगी, और एक पशुधन 2 पशुधन रखने से लोगों का जीवन यापन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ना वो इधर का है ना उधर का है, तो ये काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा, दूसरा काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको 10 से अधिक पशुधन की व्यवस्था की करें, इसकी योजना बनाओ और लोगों को देने का काम। यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि 10 से कम 10 या 10 से अधिक पशुधन एक परिवार में होना चाहिए। और जब तो दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा और ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स ऑफ इनकम। देखिए आज की तारीख में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे, तो उसका एकमात्र विकल्प है कि दुग्ध उत्पादन के माध्यम से ही हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर तो ऑप्टिमम पे है, कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए के साथ साथ अब वो मैक्सिमम प्रोडक्शन पे है। मैक्सिमम प्रोडक्शन होने के कारण उसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अब तो रेट फ्लक्चुएशन के कारण बढ़ सकती है, हाँ देखने पड़ेंगे। तो किसान कृषि पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होके ही निकाल सकते। बिल्कुल, तो वो उसके लाइफस्टाइल का हिस्सा, उसका सबसे अच्छा एक साधन है दुग्ध उत्पादन, और वो करेंगे तो निश्चित रूप से आय भी बढ़ेगी और उसको और काम भी उसका बढ़ेगा। क्योंकि जब आपने ये चर्चा की कि हम कम से कम एक परिवार 10 गऊएं रखे या 10 से ज़्यादा रखे, तो इसमें एक इशू इसमें खड़ा हुआ और वो है ब्रीडिंग। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि एक मदर बुल करके फॉर्म तो यहाँ मैंने देखा है जो गिर गाय की सीमेंस पर काम कर रहे हैं, प्रयोगशाला है, अकेले गिर पर नहीं। सारे जितने भी ब्रीड होते हैं, सारे ब्रीड्स के मैं आपसे कहूँगा आप जाके देख के आइए एक बार। हालांकि वो जितना हमको भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन है, जिससे सिर्फ हम जब जिसको AI करेंगे तो सिर्फ बछिया ही पैदा होगी। ऐसे सेक्स सॉर्टेड सीमेन से 90% से प्लस बछिया पैदा होगी, फीमेल होगी, तो नस्ल भी अच्छी होगी। अब तो और उससे आगे हम एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट पे चले गए कि AI से तो ब्रीड सुधरेगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एम्ब्रियो से सीधे एक ही बार में वो 100% प्योर ब्रीड हमको मिल जाएगी, तो हम तो उस पर पहुँच गए। और उसके अलावा हमने नाइट्रोजन प्लांट्स भी जगह जगह सागर में जैसे लगा रखे हैं और कई जगह लगा रखे हैं, तो उनमें उसको प्रिजर्व करते हैं, उसमें प्रिजर्व करते हैं और वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिलों में। अच्छा, एक कैटल काऊ करके आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है और सनातनियों का देश है, तो लोग ये कहते हैं कैटल काऊ वो छोटी जो गाय है, और मैंने देखा है कहीं वो छोटी छोटी गाय घूमते हुए। मोदी जी क्या लिखा होगा बहुत पहले उस नस्ल की कोई मतलब अहमियत नहीं थी, क्योंकि वो दूध नहीं देने वाली नहीं है। वो 1-1.5 लीटर दूध ही देती, क्योंकि बहुत छोटी हाइट उसकी बहुत कम है, और परंतु वो पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश की ब्रीड है। लेकिन माननीय मोदी जी ने उसको इतना फेमस कर दिया कि लोग उसको ढूंढ रहे हैं। और पुंगनूर में जो मिनीचर आती है, छोटी बिल्कुल, आपने जो कहा छोटी बिल्कुल ऐसे बछिया जैसी दिखी कि छोटी बछिया है, भले वो पूरी मैच्योर हो गई हो, पर्टिकुलर एक एरिया में पाई जाती है वो। अब उसकी ब्रीडिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है, उसकी ब्रीडिंग लोग करना शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने गौ एम्बुलेंस चलाई थी जी 1962, तो वो सड़कों से गायब है वो। हाँ नहीं, बिल्कुल गलत जानकारी माध्यम से जनता तक भी बात पहुंचनी चाहिए। मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपको। 1962 का कंसेप्ट ये है कि 1 लाख पशुधन पर
एक एम्बुलेंस होगी, उसमें एक डॉक्टर होगा, दवाइयाँ होंगी और एक कंपाउंडर होगा, उसके साथ साथ ड्राइवर और पूरा मतलब फर्स्ट एड वगैरह सब रहता है उसमें। आप एक दिन हमारे विभाग चलिए, वहाँ जो आपने कहा कि बहुत सारी गायब हैं, हम आपको यहाँ बैठे बैठे आपको हम ये बता सकते हैं उस गाड़ी के टायर में हवा कितनी है, उस गाड़ी में अभी डीजल कितना है, ये अभी चली है कि नहीं चली है, ये चल रही है कि खड़ी है, और किस पोजीशन में कहाँ खड़ी है। ये आप जिस गाड़ी जहाँ कहीं कहोगे कि यहाँ की गाड़ी बताओ, मैं वहाँ की गाड़ी वहाँ बैठ के आपको मॉनिटर पे दिखा दूंगा कि ये गाड़ी देखिए इस समय वहाँ खड़ी है, आप फ़ोन लगाइए तो वो आपको बताएगा कहाँ पे खड़े हैं। और हर आदमी को मालूम है कि ये हम मॉनिटर पे हैं 24 आवर्स। ने सरकार को भी कहा है, मतलब केंद्र सरकार से भी मैंने चर्चा भी की है, मैं माननीय मंत्री जी के पास गया भी था, प्रस्ताव भी दे के आया हूँ कि जो जिस रेशो में आप हमारी पुरानी चल रही हैं उनको 1 लाख की जगह 50,000 पे ले आइए, 50,000 पशुधन पे एक, तो हमारी अटेंडेंस ज़्यादा हो जाएगी और हम कॉल अटेंड ज़्यादा कर सकेंगे, जिससे किसानों को लाभ हो सके, अधिक से अधिक उनकी परेशानियां दूर हो सकें। अभी आप जैसे हम लोगों ने कहा था टोल पर हम गाड़ी रखवाएंगे, वो आप देखेंगे तो टोलों पे आपको गाड़ी दिखना शुरू हो गई होंगी। और उस गाड़ी को मतलब उसको ऐसा बनाया गया है कि पशुधन को ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे आके बैठ जाएगी ज़मीन पर, जैक से ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है उसमें, और जब पशु उस पर लोगों में काम, हाँ 1-2 लोगों में आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और मैं इस काम में जिसमें लगा हूँ निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है और साधु संतों का भी मेरे को ऊपर आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये चाहते हैं कि जो फैसले हुए हैं उनका क्रियान्वयन जल्द हो और जल्दी धरातल तक उनका फायदा। बिल्कुल हम बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, किसी जगह हम उद्घाटन करते हुए, भूमि पूजन करते हुए आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए। आज की इस मुलाकात में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।